आज निफ्टी और सेंसेक्स में ताबड़तोड़ बिकवाली हुई है। निफ्टी 1.5% के आसपास टूटा है आज। तो अभी जो मार्केट का जो हाल चल रहा है ना, इसकी 6 बड़ी वजह आपको बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये आगे क्या हो सकता है। आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या हो सकता है भैया, इन्वेस्टर्स क्या करें, तो उसका भी जवाब आज आपको तसल्ली से देता हूँ। 6 बड़े बड़े रीज़न बताऊँगा और 6 के 6 सारे सॉलिड हैं, सारे के सारे सॉलिड हैं। तो एक भी पॉइंट, एक भी रीज़न मिस ना करिएगा। सबसे पहला रीज़न है, देखो, प्रॉफिट बुकिंग। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, छोटी वजह है। बड़ी वजह भी आगे नीचे आएगी। तो सब एक वजह है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग क्यों? आप बुधवार तक अगर मार्केट देखो, निफ्टी सेंसेक्स थोड़े पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव थे तो अभी माहौल ये चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है ना, तो अगले 1-2 दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। आप इसको ऐसे समझो कि कुछ दिनों पहले अगर आपने 100 रुपये मार्केट में डाले होते और किसी वजह से 110 रुपये भी हो गया, 105 रुपये भी हो गया, तो चूंकि मार्केट में भी डर का माहौल है, तो उसकी वजह से आदमी तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलता है। ट्रेडर, स्पेकुलेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अभी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। जरा सा भी मार्केट पॉजिटिव होता है, वो 1-2 दिन पॉजिटिव रहेगा, आप देखोगे उसके तीसरे चौथे दिन भयंकर भारी बिकवाली हो जा रही है। वजह क्या है, वजह पर अभी हम आएंगे। सबसे पहली वजह तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्यों बनी, क्या माहौल चल रहा है इन दिनों, यह सबसे बड़ी वजह है। क्रूड ऑयल में भारी तेजी। देखो अभी हुआ क्या है, कल रात को क्रूड ऑयल, यूएस क्रूड ऑयल लगभग 4.6% बढ़ा और ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.35% के आसपास बढ़ा है। और ये क्रूड ऑयल का इतना बढ़ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन। अभी 2 दिन पहले जब हमने वीडियो किया था तो उसमें आपको बताया था कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ये बने थे कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह हो जाएगी, ईरान अमेरिका के शर्तें मान लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं। गोल्ड वाली बात भी हमने करी थी, लेकिन हो गया उल्टा। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से मना कर दिया। मीटिंग हुई ज़रूर, लेकिन की पॉइंट्स जो अमेरिका के थे वो मानने से मना कर दिए। अब की पॉइंट्स क्या थे वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन बात ये आई है कि ईरान ने मना कर दिया है। अब चूंकि ईरान ने मना कर दिया है तो अमेरिका वापस से धमकी वाले मोड में आ गया कि भैया धमकाएंगे, गिराएंगे, बम मारेंगे, गोली मारेंगे, वो सब करेंगे। अब इससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्यों बढ़ गई और उससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, जरा ये समझिएगा। देखिए होता क्या है, दुनिया में तेल, ईरान नंबर दूसरे तीसरे पर आता है और दुनिया में सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है सऊदी अरबिया। तो आप देखो, इधर ईरान है, इधर सऊदी अरबिया है, बीच में ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इस जगह को कहते हैं। दरअसल होता क्या है, ये समुंदर का वो एरिया है जहां से तेल होकर के गुजरता है। चाहे वो सऊदी अरबिया से तेल खरीदे, जो भी खरीदे, यूएस, इंडिया, जो भी देश खरीदे, चाहे वो सऊदी अरबिया से खरीदे, चाहे वो ईरान से खरीदे, वो जाएगा इसी रास्ते से हो करके। सारे के सारे नहीं, दुनिया के 20% तेल, दुनिया के 20% तेल का गुजरने का रास्ता यही है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये बहुत छोटा एरिया, जितना छोटा ये आपको दिख रहा है पतला सा, उतना पतला सा एरिया है। मैंने जो देखा था 30 किलोमीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है, जो कि बहुत पतला माना जाता है। और ये एरिया कब्जे में है ईरान के, ठीक है। तो अगर ईरान पर बमबारी करी अमेरिका ने, ईरान पर कुछ गड़बड़ किया, तो ईरान सबसे पहले इसको बंद करेगा भैया, है ना। यहाँ ये कब्जा है ईरान का, और ये जैसे ही बंद हुआ तो दुनिया के 20% ऑयल का ट्रांसफर इधर उधर से होता है, या खरीद बिक्री होती है, वो ठप पड़ जाएगा। अच्छा, ये जब जैसे ही ठप पड़ेगा, उससे होगा क्या, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी ना पूरी दुनिया में। क्रूड ऑयल की शॉर्टेज जैसे होगी, तेल का प्राइस बढ़ने लग जाएगा, तड़ 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 तड़। और एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर ये बंद हुआ तो अभी तेल के प्राइसेस जो 65 के आसपास है, $65 पर बैरल है, ये $100 पर बैरल भी जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर ये हो गया, स्ट्रेट बंद हो गया, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसको कहते हैं, अगर ये बंद हो गया तो भैया ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लग जाएंगे, $100 पर बैरल प्राइस जा सकता है और इंडिया का इंपोर्ट बिल डबल हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट बिल, खरीदने का बिल डबल हो जाएगा। इससे पेट्रोल डीजल इंडिया में महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी और मार्केट बर्बाद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि तेल बेसिक चीज़ है पूरे देश की इकोनॉमी चलने के लिए, और अगर तेल ही महंगा हो गया तो सब कुछ हिल जाएगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ।
और ये जो भी क्रैश हुआ है 4.6% जो बढ़ा है क्रूड ऑयल का प्राइस, ये सिर्फ डर की वजह से बढ़ा है। अभी वो स्ट्रेट बंद नहीं हुआ, अभी जो रास्ता है वो बंद हुआ नहीं है। ईरान ने बोला नहीं है बंद कर दूंगा, लेकिन चूंकि अमेरिका ईरान को धमका रहा है तो पूरी दुनिया में ये बात है कि ईरान तो बंद करेगा उसको। कल को अगर ऐसा कर दिया तो गड़बड़ होगी। अच्छा, इंडिया पे क्या असर होगा? सर, इंडिया पे असर बड़ा इसलिए होगा कि भारत 87 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट ही करता है। तो जब इतना बड़ा अमाउंट में भारत इंपोर्ट करता है और तेल की शॉर्टेज हो गई तो सोचो तेल का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यानी कि कंपनीज की कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आपको मार्केट पे दिखने को मिलेगा। तीसरी जो वजह है, यूएस फेड के FOMC मिनट्स, जनवरी में जो मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज करी गई है। यूएस फेड रिजर्व मतलब हमारे इंडिया का जैसे RBI होता है तो यूएस का वैसे फेड होता है। उन्होंने ये बोला है, उनकी मीटिंग को देख करके ये एनालिस्ट ने हिसाब किताब लगाया कि भैया वहाँ जो मीटिंग चल रही है काफ़ी मतभेद है, यानी कि वो लोग अभी इंटरेस्ट रेट कट करने को तैयार नहीं है। आप समझिएगा, जब कोई देश अपने RBI का, उनकी RBI फेड जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता है तो यानी कि उनके देश की करेंसी अभी महंगी है। रुपए में अगर हमारे भारत में अगर रेट कट नहीं हो रहा तो हमारे रुपए अभी महंगा है, उनके यहाँ का डॉलर अभी महंगा है। तो जब किसी देश की करेंसी महंगी यानी कि उसमें कुछ वैल्यू, उसमें वजन है, इसका मतलब वो रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, तो बाकी देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं और देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वापस पैसा निकाल करके यूएस में डालेंगे, क्योंकि यूएस के फेड ये कह रही है कि भैया हम रेट कट नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी की वैल्यू भी नहीं घटाएंगे, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उसी करेंसी में पैसा डालेंगे, डॉलर में ही पैसा डालेंगे, यूएस में पैसा डालेंगे, जिससे क्या होगा, यूएस में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लेकिन हमारे देश का इन्वेस्टमेंट घटेगा। यही कारण है कि हमारे देश से इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। ठीक है, और इस न्यूज़ के बाद यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी बढ़ गए। 10 साल में यील्ड ये 4.87 हो गया है, मतलब हाई है भैया। तो यूएस यील्ड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और यूएस यील्ड जब हाई है तो इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स वहाँ डालेंगे। नुकसान इंडिया का क्या है, यहाँ से पैसा निकल रहा है, फ़ायदा यूएस का है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद चौथा जो बड़ा वजह है, इंडिया रशिया ऑयल डील की अनसर्टेनिटी। आपको जैसा पता है, मैंने बताया भी था कि ट्रंप ने यह बोला था कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर चुका है भारत। हालांकि ये बात सिर्फ ट्रंप को पता है, भारत ने कुछ नहीं बोला है, रशिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ट्रंप ने बोला है तो पता नहीं कुछ सच्चाई होगी। और अगर ऐसा करना शुरू कर दिया है भारत ने, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है और यूएस से तेल खरीदेगा, तो एक बात समझिए, यूएस के तेल महंगे हैं भैया। यूएस $11 पर बैरल महंगा है। हम रशिया से जो तेल खरीदते हैं हमारे को $11 पर बैरल सस्ता पड़ता है। तो यानी कि अगर हम यूएस से ही तेल खरीदेंगे तो ज़्यादा महंगा खरीदेंगे। हमारा भैया ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी ज़्यादा है, हम ट्रेड नेगेटिव में हैं हम तो अगर महंगा तेल हम खरीदना शुरू कर दिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भैया खतरे की बात है ये। ठीक है, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, रुपया पर प्रेशर बढ़ेगा, रुपये की वैल्यू और ज़्यादा गिरेगी, तो ओवरऑल मार्केट इससे क्या होगा, और गर्त में जाएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी अभी है नहीं किसी को भी, तो इस पर क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। लेकिन ट्रंप ने बोला है तो मानना पड़ेगा बात, दुनिया तो मान के चलेगी, क्योंकि भारत इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। रीज़न नंबर 5, AI डिसरप्शन फियर। ये पिछले एक हफ्ते से चल रहा होगा, आपने देखा भी होगा। समझाता हूँ हुआ क्या है। देखो, हुआ ये है कि 13 फरवरी को एंथ्रोपिक शॉक, एंथ्रोपिक ने ये बोला, मतलब एक कंपनी आई, वो कंपनी ये कहती है कि भैया हम अपने ऐसे AI एजेंट लॉन्च करेंगे जो IT का सारा काम, बेसिक वाला काम जो है वो कर लेगी। समझाता हूँ माजरा। हमारी जो IT इंडस्ट्री है ना, जैसे भारत की TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, ये बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं, ये आपको पता है क्या करती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करती हैं। यहाँ पर कोई भी दिमाग वाला काम नहीं होता है। और ये बोलूँगा तो IT इंजीनियर्स को बुरा लग सकता है, भैया मैं भी 9 साल इन्हीं ऐसी ही कंपनियों में 9 साल IT इंजीनियर्स रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या काम होता है। और मुझे पता होने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे भी देख सकते हो किस तरह का काम होता है। तो भारत में जो IT कंपनियां हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करवाती है और कुछ नहीं। यहाँ कोई दिमाग वाला काम नहीं होता है। मजदूरी कहने का मतलब, एक जब घर बनता है ना,
तो एक आर्किटेक्ट होता है जो दिमाग लगाता है, अरे भैया यहाँ पे ये कर देंगे तो इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी घर की, इससे ये बढ़ देंगे तो घर का ये बढ़ जाएगा, यूसेज अच्छा हो जाएगा, वो दिमाग लगाता है आर्किटेक्ट। दूसरे मजदूर होते हैं, आर्किटेक्ट ने जो जो बोला होता है उसको मजदूर फॉलो करते हैं, ईटा उठा के रखना, सीमेंट इधर से करना, बालू इधर करना, सरिया उधर लगाना, मतलब ऑर्डर मिलता है उसको इधर का उधर करता रहता है, मजदूरी हो गई, वो दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो ऐसी ही मजदूरी करती है, बेसिक टेस्टिंग करना, बेसिक कोड लिखना, बेसिक सब कुछ बेसिक बेसिक होता है। तो जैसे वो कंपनी ने अपना एआई एजेंट मार्केट में लेकर के आई वो उसने बोला कि बेसिक जितने काम होते हैं, बेसिक कोडिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना, टेस्टिंग करना, जो आईटी के काम होते हैं, हो सकता है आपको समझना है लेकिन समझ लो कि ये सब काम होते हैं, ये सारे काम वो एआई एजेंट कर देगा। तो जब वो एक सारे काम एआई एजेंट कर देगा तो हमारी आईटी कंपनियां जो काम कर रही है उनके पास काम कहां रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां रहेंगे भैया, प्रोजेक्ट कहां रहेंगे। जो मजदूर पाल रखे हैं आईटी इंडस्ट्री में, उन मजदूरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे ये तो अच्छा है, फिर आईटी कंपनियों का सस्ते में काम हो जाएगा क्योंकि मजदूरों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अरे भैया थोड़ा और ऊपर सोचो, आईटी कंपनियों को प्रोजेक्ट ही क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि वो एजेंट काम कर दे रहा है। तो आईटी इंडस्ट्रियों को हो सकता है प्रोजेक्ट ही ना मिले, तो आईटी कंपनियों का धंधा ही ना चले, फायरिंग तो होगी, आईटी कंपनियां भी डूबेंगी उस चक्कर में। तो ये डर बना हुआ है, हालांकि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एआई एजेंट वो लेकर के आई है, जो वो कंपनी कह रही है, डर जरूर फैल गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं आईटी में पैसा लगाते हैं, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, आगे की इन्वेस्टमेंट रोक दी है, जिसकी वजह से आईटी, दुनिया भर का आईटी लगातार गिरे जा रहा है। दुनिया भर के जो मैक्सिमम आईटी हैं ऐसे ही काम करते हैं, दिमाग लगाने वाला काम कम होता है आईटी में, मजदूरी ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक तो ये आईटी सेक्टर वाला डर है भैया। रीजन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुनिएगा। विक्स में उछाल। अब आप लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए विक्स नया टर्म हो, तो समझा देता हूं। आज तक हो सकता है बहुत बार सुना हो, समझा नहीं हो, तो आज समझा ही देता हूं विक्स होता क्या है। देखो, जब मार्केट में डर बढ़ता है ना, डर रहे हैं लोग, इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और नीचे जा सकता है स्टॉक्स, तो विक्स बढ़ने लग जाता है। अब आप कहोगे विक्स होता क्या है, ये तो बताओ। दरअसल विक्स क्या होता है, पहले आपको करंट विक्स खोल के दिखाता हूं, तब समझाता हूं, तब समझ में आएगा। खुल जा भाई, हाँ खुल गया। अभी का विक्स देखो, ये विक्स 10% बढ़ा है एक दिन में, 13 के आसपास विक्स चल रहा है, 13.46। अब क्या मतलब होता है इसका, समझाता हूं होता क्या है। मान लो किसी ने इन्फोसिस, टीसीएस या किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद रखा हो किसी ने, और उसे लग रहा है भैया मेरा पैसा जो इसमें लगा हुआ है और मार्केट गिरेगा, ये सब नीचे जा सकते हैं, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। चूंकि वो बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा पैसा लगा रखा है, तो इमीडिएटली वो निकाल नहीं सकता, कल ऑलरेडी लॉस में है। तो क्या करता है, वो पुट ऑप्शंस खरीद लेता है। ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस क्यों खरीदता है? पुट ऑप्शंस आपको इस जगह पे फायदा देते हैं कि मार्केट अगर गिरा है तो पुट ऑप्शंस आपको फायदा कमा के देते हैं, प्रॉफिट कमा के देते हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन लोग तब खरीदते हैं जब लगता है उनको कि मार्केट बढ़ेगा, पुट ऑप्शन लोग तब खरीदते हैं जब लगता है मार्केट गिरेगा। यानी कि मार्केट जैसे जैसे गिरता चला जाएगा, जिन लोगों ने पुट ऑप्शन खरीद रखा है उनको फायदा होगा। अब एक तरफ समझिए, लोगों ने इक्विटी में पैसा लगा रखा है, वहां से उनको लॉस होगा क्योंकि इक्विटी स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे। लेकिन चूंकि उन्हीं के पुट ऑप्शंस लोगों ने खरीद रखे हैं, तो जैसे जैसे इधर मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन से उनकी कमाई बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं हेजिंग। भैया इधर से लॉस होगा लेकिन इधर से प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो हेज हो जाएगा, इधर का लॉस इधर का प्रॉफिट बैलेंस आउट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जब ज्यादा मात्रा में पुट ऑप्शंस खरीदने लग जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं, तो दिखने में ये आता है कि भैया पुट ऑप्शंस इतने लोग खरीद रहे हैं, तो कोई भी चीज में जब डिमांड आती है तो वो क्या होता है, सस्ता या महंगा? महंगा होता है जब किसी चीज में ज्यादा डिमांड आती है। तो जब पुट ऑप्शंस में इतना डिमांड आ रहा है तो पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, जैसे ही पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़ने लग गए, उसके प्रीमियम बढ़ने लग गए, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है विक्स से। पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़ने का मतलब विक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप समझो कि विक्स अगर बढ़ रहा है यानी कि पुट ऑप्शंस में डिमांड बढ़ी है, और पुट ऑप्शंस में डिमांड बढ़ी है मतलब लोग डर रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा। अब समझ आई बात? तो विक्स बढ़ने का मतलब लोगों में भयंकर डर है भैया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में डर है। ठीक है, अब विक्स कितना कितना होना चाहिए जरा ही समझो।
विक्स अगर 10 से 12 है ना, तो ये समझ लो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, शांत है, कुछ गड़बड़ नहीं है। विक्स अगर मीडियम आ गया, 15 से 20 के आसपास चला गया, तो लगता है टेंशन है। लेकिन अगर विक्स 25 से ऊपर चला गया, तो समझ लो भैया कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर, तबाही, बर्बादी जैसा कुछ हो सकता है। विक्स 25 चला गया है। अब आप कहोगे अभी विक्स 13 है, कितना था? 13.5 ना, 13.46। तो 13.46 तो विक्स पहले वाले रेंज से थोड़ा ही ऊपर है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं सर। है, क्योंकि आप देखो एक दिन में अगर 10% विक्स ऊपर जाता है, एक दिन में इतनी तेजी से अगर ऊपर भागता है, तो ये तेजी से विक्स का भागना डराता है कि यहां से यहां निकलने पहुंचने वाला है इतनी तेजी से। तो डर यह है कि जल्दी ही स्लैब में आ जाएगा और यहां आने के बाद हो सकता है यहां भी आ जाए। विक्स का इतनी तेजी से भागना ये डराता है। ठीक है, तो ये 6 बड़े बड़े रीजन थे भैया, समराइज कर देता हूं। पहला रीजन मैंने बोला कि 3 दिन की जो तेजी थी, अभी डर का माहौल वैसे ही है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी और प्रॉफिट बुकिंग करी तो मार्केट गिरा। उसके बाद यूएस ईरान का टेंशन है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। अब क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, अमेरिका हमला करने की बात कर रहा है, तो डर ये है कि ईरान वो जो रास्ता था पतला सा वो बंद कर देगा, तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल बिल बढ़ जाएगा। उसके बाद फेड रेट कट नहीं होगा, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जब आई तो उससे ये निकल के आया कि फेड रेट कम नहीं हो सकता अभी। रशिया ऑयल छोड़ना, यानी कि रशिया से जब ऑयल खरीदते हैं, सस्ता ऑयल खरीदते हैं, यूएस से खरीदेंगे महंगा खरीदेंगे, हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू और गिरेगी। ये इंडियन मार्केट के लिए खराब न्यूज़ है। उसके बाद इंडिया विक्स, अच्छा एक दिन में 7% बढ़ा है, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले 10% बोल दिया था, एक दिन में ये 7% बढ़ा है। 7% बढ़ना भी बहुत बड़ी स्पीड है। अब आगे क्या हो सकता है आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी फ्राइडे को, आज जैसे थर्सडे है, कल ही ना, आज थर्सडे है ना, हाँ कल फ्राइडे है, फ्राइडे को ना पीएमआई का डेटा आएगा। अब इस डेटा में इकोनॉमी की हेल्थ बताई जाएगी, भारतीय इकोनॉमी की हेल्थ। अगर ये डेटा पॉजिटिव आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये समझ लो फ्राइडे को भारत स्टॉक मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक ठाक दिख सकता है कि सपोर्ट पे आ गया भैया, सपोर्ट मतलब सपोर्ट। लेकिन अगर ये डेटा भी नेगेटिव आया, इसमें भी डेटा गड़बड़ आया, तो फ्राइडे को क्या हो सकता है पता नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो ये डेटा पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ये डेटा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बड़े बड़े फैक्टर तो ग्लोबल फैक्टर हैं। बड़े बड़े फैक्टर मतलब वो ईरान वाला हमला, वो क्रूड ऑयल, फिर बड़ा फैक्टर और क्या क्या मैंने बोला, और क्या क्या बोला भैया, क्रूड ऑयल मैंने बोला, हाँ फेड रेट वाला बोला, रशियन ऑयल छोड़ना, ये बड़े बड़े फैक्टर हैं। ये थोड़ा बैलेंस आउट कर सकता है मार्केट को अगर पॉजिटिव हुआ तो। ये भी नेगेटिव हुआ तो सोने पे सुहागा, मतलब समझ लो गिरावट की सोने पे सुहागा। ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें भैया, बार बार सवाल उठता है। तो जितने एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले को तो मैं इन्वेस्टर मानता ही नहीं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं भैया, डटे रहो, आपका ये इन्वेस्टमेंट का समय अच्छा है, डटे रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले भैया मुझे पता नहीं आप क्या करोगे, तो शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं कुछ बात ही नहीं करता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वैसे भी जो इक्विटी वाले भी हैं उनको भी कहूँगा दूर ही रहो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं पता ना क्या होगा। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी जो एनालिसिस हमने करी है, इसमें लिंक्स भी डले हुए हैं। जो जो लिंक्स पर मैंने डेटा रिसर्च करी वो सारे लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। फ्री में क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा पेड वाला भी होगा, कोई पेड नहीं है भैया, हमारा कुछ भी पेड नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बेचता, हमारा सारा सर्विस सब कुछ फ्री है। तो फ्री वाले व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका लिंक है, सब पे अलग अलग कंटेंट हम बातचीत करते रहते हैं, तो वो सब लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो आपको ये भी मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और ये एनालिसिस तगड़ी लगी तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भैया, ऐसी एनालिसिस कोई नहीं देता, इतने सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाता। और बात सच भी है ना, आप लोग कमेंट में लिखते हो, लेकिन फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। चलो भैया आज के लिए इतना ही। हाँ।